वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम चैप्टर 2 में क्लास 11 केमिस्ट्री में आगे पढ़ने वाले हैं एसपीडीएफ कक्षकों की आकृति के आगे। दो शब्दों का इस्तेमाल हम लगातार कर रहे हैं। पहला कक्षा जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और दूसरा कक्षक। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ से हम दोनों में अंतर देखेंगे, आखिर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर होता है। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि कक्षा जो है वो बोर के द्वारा दी गई थी। बोर मॉडल दिया गया था। जो साइंटिस्ट नील्स बोर थे उन्होंने कक्षा के बारे में बताया था। जो आपको याद होगा बच्चों, कुछ ऐसा कि इसको तो हम नाभिक कहते हैं और उसके चारों ओर का जो पथ होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है जो ये चक्कर लगाता है, ये जो गोलाकार जो वृत्ताकार पथ है, इस पथ को हम क्या बोलते हैं? इसको कक्षा बोलते हैं, जिसे हम इसे कोश भी कहते हैं। कक्षा का एक नाम कोश भी है। जबकि कक्षक वाली जो अवधारणा है वो श्रोडिंगर के द्वारा दी गई थी। तो इसे बोर ने दिया था और इसे किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन के घूमने का वृत्ताकार पथ क्या है? कक्षा है। मैंने आपको बता दिया वो गोल वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और कक्षा क्या है? नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। जैसे हमने आपको बताया था एक चीज की श्रोडिंगर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह तरंग प्रकृति उसकी बताई थी। जबकि अब तक जो पढ़ रहे थे बोर तक हमने पढ़ा था कणीय प्रकृति होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इस तरह से हमने कह दिया कि ये यहाँ पर इस तरह से है ना। तो ये इस तरह से मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो जहां पर घनत्व ज्यादा होता है तरंग का, तो इसका मतलब वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वह स्थान क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। देखिएगा बच्चों, तो बच्चों हमने आपको क्लियर कर दिया अब यहाँ पे कि ये अपना परमाणु है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन अगर है, जहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना यहाँ पर है, तो वो स्थान क्या हो गया? कक्षक हो गया। अर्थात कक्षा बड़ी होती है और कक्षक छोटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं आगे क्या है। तीसरा पॉइंट है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। मैंने आपसे कहा था कक्षा को कोश भी कहते हैं। जो हमने पढ़ रखे ना KLMN, बच्चों ये कक्षा ही होती है जिसे हम कोश भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होती है? 2n स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे m कोश कौन सा है? तीसरे नंबर का है, तो इसकी आप निकालेंगे 2n स्क्वायर के आधार पर, तो 2 आ गया, n की वैल्यू 3 आ गई, स्क्वायर किया तो वैल्यू कितनी आएगी? 18 आएगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई? 18। लेकिन एक कक्षक जो होता है, उस कक्षक की अगर हम बात कर दें बच्चों यहाँ से, तो कक्षक को हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक। और जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। याद कीजिए चक्रण क्वांटम संख्या की हमने बात की थी और वहां बताया था किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही हो सकती है। ठीक है, तो ये हुए 3 बिंदु। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, अभी कभी रोकिए यहाँ पर और इसको साथ साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इजीली दिख भी रहा है आपको स्क्रीन पर, ऐसी बात नहीं है, तो आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया आपने, तो चलते हैं बच्चों आगे। देखिए आगे अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। किसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं? हमें भरने हैं कक्षा में इलेक्ट्रॉन या कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास यहाँ सबसे पहली चीज आती है ऑफबो का नियम। ऑफबो के नियम के अनुसार अंतर्गत ही अपने पास 4 नियम आते हैं जिसके अनुसार बच्चों कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वो कौन से नियम है चारों? आइए पढ़ते हैं। पाउली अपवर्जन का सिद्धांत, हुंड की बहुलकता का नियम, तो फर्स्ट सेकंड हुंड की बहुलकता, तीसरा n+l और चौथा अर्धपूरित व पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं हम। पहला नियम क्या कहता है? पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पाउली एक्सक्लूजन रूल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्या कहता है आखिर ये पहला रूल अपने पास? तो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। 4 क्वांटम संख्या कौन कौन सी है बच्चों? हम बढ़ा चुके हैं, n, l, m, s। हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, ऐसा टेंशन मत कीजिएगा कि कोई भी अपने पास परमाणु है, मान लीजिए अपन सोडियम की बात करें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो आप कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनके लिए इन चारों की वैल्यू एक जैसी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे हम कह दें कि प्रत्येक अपन कहें अपनी बात करें कि हर मनुष्य की
एक अलग आइडेंटिटी है, मतलब आपका चेहरा भी अगर समान हो जाएगा, आपके मम्मी पापा का नाम भी समान हो जाएगा, तो भी कोई ना कोई एक चीज है जो आपको एक दूसरे से क्या करेगी, अलग करेगी। वो हम जानते हैं, हमारे कौन से हैं, फिंगरप्रिंट। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चार में से, जैसे मान लीजिए n सेम हो गया, l सेम हो गया, m सेम हो गया, लेकिन s डिफरेंट हो जाएगा। अगर n l s सेम हो गए तो m डिफरेंट हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है निश्चित रूप से चार की चार क्वांटम संख्या एक जैसी नहीं हो सकती। कंपैरिजन करेंगे, ये जो आपके साथ नीचे लिखा हुआ है, ये भी ये चीज है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में भिन्नता रखता है, किन्हीं दो के लिए और NLM के मान समान है तो S का मान भिन्न हो जाएगा। आइए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है अपना 1s में, किसमें है, 1s में। एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, 2s में, या हम कह दें इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा भी किसी में है, 1s में। अब आप इनके लिए n, l, m और s के मान लिख रहे हैं, तो इसके लिए n का मान कितना होगा, 1, इसके लिए कितना होगा, 2, इसके लिए कितना होगा, 1। इसका मतलब देखिए आप, अगर मैं इन दो की बात कर दूं तो क्या हुआ, 1 और 2 अलग अलग हो गई, या आप l की वैल्यू दोनों के लिए लिखोगे 0 आ गई, m की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, s की वैल्यू मान लीजिए प्लस हाफ कर दी आपने, तो n के मान क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। आप कहते हैं मैडम ऐसा हम करना ही नहीं चाहते हैं, हम तो ये वाला हटा दो, 1s के लिए करके दिखा दो हमें कि मान लीजिए ये 1s कक्षक है, ठीक, और इसी के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे रखे जाएंगे, तो भैया n का मान सेम हो गया, l का सेम हो गया, m का। लेकिन अगर इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन है तो एक की चक्रण प्लस हाफ होगी और दूसरे की क्या होगी, माइनस हाफ होगी। अगर आप कहेंगे नहीं मैडम हम तो कोई ऐसा देखना चाहते हैं, मान लीजिए एक 1s का और एक किसका है अपने पास, या मैं कह दूं मैडम ऐसा कर दो ना कि 2s का ले लो, एक 2p का ले लो। अब करके देख लो एक बार, चलो 2s और 2p ले लो, तो 2s 2p के लिए n की वैल्यू सेम हो गई, ठीक। चक्रण संख्या भी हमने प्लस हाफ ले ली। m की वैल्यू चलो 0 भी हो सकती है p के लिए, क्योंकि p अगर मैं z ले लूं तो 0 हो जाएगी। जैसे ही l की बारी आएगी तो s के लिए 0 और pz के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो l की वैल्यू डिफरेंट हो गई, यहाँ आप देख सकते हो s की वैल्यू डिफरेंट हो गई। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि चार में से कहीं 3 का मान समान हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों NLMS के मान समान हो जाए। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अपना हुंड की बहुलकता का नियम। देखिए यहां से बच्चों क्या है अपना हुंड की बहुलकता का नियम, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी रूल ऑफ हुंड। हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं परिभाषा क्या है। जब समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वे तब तक युग्मित नहीं होते जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। देखिए बच्चों हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपको याद होगा हमने s, p, d और f बताई थी। s के अंदर केवल एक कक्षक होती है, लेकिन p के अंदर 3 होती हैं, 1, 2, 3, और p का मतलब px, py और ये pz। चूंकि मैंने तीनों एक साथ बनाई है, अर्थात pt, px, py और pz तीनों की ऊर्जा क्या है यहाँ पे समान है। ऐसे ही d की हमने 5 कक्षक बताई थी इस तरह से, तो पांचों कक्षक एक साथ बना दी है, अर्थात यहाँ से d की पांचों कक्षाओं की ऊर्जा समान है। और f की कितनी होती है बच्चों, f की 7 कक्षक होती हैं। इस तरह से अगर हम बना दे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये सातों की ऊर्जा क्या होती है बच्चों, समान होती है। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने यहाँ बना रखा है कि P1, P2, P3, P4, P5। यहाँ पर P1 का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आएगी बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या आएगी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। 4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, P5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऊपर लिखी हुई संख्या P1 का अर्थ इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसको कैसे रख दिया, यहाँ से इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब आती है बात P2 की, क्योंकि P के अंदर कक्षक तो 3 होंगी, 3 में से कितनी कक्षक फिल हुई, केवल 1 कक्षक फिल हुई। अब मेरे पास P में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं बच्चों। कैसे तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या आप कैसे लिखेंगे, देखिए, या फिर ये वाला जो अपन ने बना रखा है यहाँ पे, या फिर आप कहेंगे इस तरह से। तो कौन सा सही है, पहली कंडीशन सही है या दूसरी कंडीशन सही है। तो बच्चों हुंड की बहुलकता का नियम यही तो कहता है, जब तक समान ऊर्जा की कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए तब तक इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं किया जा सकता। तो आप कंडीशन 1 में ये देख रहे हैं यहाँ पर
देखो यहाँ से था ना, ये कंडीशन 1 थी, ये कंडीशन 2 थी, तो कंडीशन 1 में तो युग्मन दिखा दिया और कंडीशन 2 में क्या दिखा दिया, अलग अलग। तो हुंड की बहुलकता का नियम कहता है यहाँ से कि 1 नंबर तो है गलत और 2 नंबर क्या है यहाँ से सही। तो जो सही वाला है वो यहाँ से हम भर देते हैं बच्चों, यहाँ से 1 और ये 2, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं अपन, यहाँ से इसको एक बार यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं P3 की। कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 3। तो अब आप कैसे भरेंगे, क्या इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को ऐसा भरना चाहेंगे 1 2 3? नहीं ना, ये तो गलत हो जाएंगे बच्चों। अगर ये गलत हो जाएंगे तो हम कैसा भरें, हम भरेंगे 1 2 3। इसी तरह से 4, पहले एक एक भर दो, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। 5 भरने हैं तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए ना 5। तो आपने क्या देखा, मैडम ने किस तरह से भरा। अब मुझे मान लीजिए P6 भरना है, मुझे क्या भरना है बच्चों, P6 भरना है। तो देखो P6 के अंदर मैं कैसे भरूंगी, यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे ये अपने पास है। P6 भरने के लिए मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5 6। कहने को तो आप ऐसा कह दोगे कि मैडम ऐसा भी तो भर सकते थे आप यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, दिखने को तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन मैंने जब भरा इसको तब तरीका क्या रहा, तो उसके भरने का तरीका क्या होगा, पहले तीनों को एक एक दे दो, फिर 4 5 6, बिल्कुल तरीका यही रखना, प्रैक्टिस में इसी तरीके को रखना, ठीक है। चलो हुंड की बहुलकता अगर समझ आ गया हो तो फटाफट से बता दो यहाँ से। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगला रूल है N+L का नियम। आइए बच्चों पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, N+L का नियम, बड़े सारे नियम होते हैं, घबराना नहीं है, आप सिर्फ इसको समझिएगा और आप इजीली बच्चों इसको कर जाएंगे। अच्छा देखो क्या कहता है नियम, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उनकी ऊर्जा के अनुसार होता है। मतलब हर कक्षक में हर समय इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता, इलेक्ट्रॉन का हमें देखना होगा कि किसकी ऊर्जा क्या है। अगर ज्यादा है ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, इलेक्ट्रॉन की उसकी कक्षक की ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा की कक्षक में भरा जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऊर्जा की कक्षक में भरा जाता है। कहने का अर्थ हो गया, अगर दो कक्षकें हैं और हमें उनमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले उसमें भरिए जिसकी ऊर्जा क्या है, कम है। तो ऊर्जा कम होगी तो हम पहले इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा ज्यादा होगी कक्षक की तो उसमें बाद में भरेंगे। तो अब ये कैसे पता करें कि कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है या कम है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी कक्षक है, एक 2p कक्षक है, एक 1s है, एक 3s है, एक 4d है, एक 5p है। हमें कैसे पता चले इतनी सारी कक्षकों में किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन हमें एक चीज तो पता है मैडम, आपने हमें बताया था कि परमाणु में इस तरह से ना कोश होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। और वापस बता रही हूँ कि परमाणु में एक कोश नहीं होता, 2 नहीं होते या 4 नहीं होते, परमाणु में अनंत होते हैं बच्चों। परमाणु में बहुत सारे कोश होते हैं, अनंत कोश होते हैं, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोश जितना पास होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है। अर्थात जो पास होगा, अर्थात सबसे पहला कोश कौन सा होता है, K, तो K कोश की ऊर्जा सबसे कम, फिर L कोश की ऊर्जा, फिर M कोश की ऊर्जा और फिर N कोश की ऊर्जा। इसको तो ध्यान रखेगा, जो कोश नाभिक के जितना पास होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही क्या होती है, कम होती है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ गया 2s और 2p, मैडम कोश तो समान है, 2 और 2 कोश तो समान है, अब किसकी ज्यादा हो। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास नियम आया N+L का नियम। देखिए यहाँ पे N+L का रूल क्या कहता है कि उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसके लिए N+L का मान कम होता है। यदि 2 कक्षक ऐसी आ जाएं जिसमें N+L की वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर हम किसे कंसिडर करें, जहां n का मान कम हो। चलिए बच्चों एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, आपकी परेशानी खत्म करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल हमने यहां से लिया बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो मैंने लिया 1s और ये 2s, ठीक। ये वैल्यू ली n की और ये वैल्यू ली l की, ठीक। और यहां लिख लिया N+L। तो 1s में n की वैल्यू कितनी है, 0, 2s में कितनी है, 0, l की वैल्यू कितनी, सॉरी 0 0 तो गलत लिख दिया, n की वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 2। इसी तरह से l की वैल्यू कितनी है, 0, इसकी कितनी है, 0। तो N+L का मान कितना आ गया, 1, और ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये समझ में आई आपको चीजें, ये कैसे हमने कर दी यहाँ से। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। अब बात आती है एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा, यहाँ से हमने यहाँ से लिया एग्जाम्पल
4s और 3d का, 4s और 3d का। तो मैं अब डायरेक्ट ही प्लस कर दूं यहां से। देखिए यहाँ पे अपने पास n की वैल्यू कितनी है 4s में 4, s की वैल्यू कितनी है 0, ऐसी 3d में 3 और d की वैल्यू l की वैल्यू कितनी आएगी, l की वैल्यू होगी इसके अंदर मैं आपको बता दूं s p d f, s की 0 होती है, p की 1, d की 2 और f की 3, ये तो होती है l की वैल्यूज। और n वैल्यू कौन सी होती है, n की, जो बेटा जो आगे दिख रही है ना ये वैल्यू होती है n की। ठीक है यहाँ से चलो, तो d की वैल्यू कितनी है, d के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ से देखो ये l के मान है तो कितना आ गया आंसर, यहाँ 4 आ गया और यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। आई समझ में बात यहाँ से, सॉरी यहाँ से ये देख लो एक बार बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ से कि मैडम ने कैसे निकाला। अब आती है बात ऊर्जा कौन सी कक्षा हुई, तो यहाँ से अगर मैं बात कर दूं बच्चों यहाँ से, तो ये यहाँ पर हुआ अपने पास ये 1s और ये 2s, किसकी ऊर्जा ज्यादा हुई 2s की। अगर नीचे वाले एग्जाम्पल में देखें तो 4s और 3d किसकी ऊर्जा ज्यादा हुई 3d की, क्योंकि 3d के लिए कितना आ रहा है 5 आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। देखो यहां से और एग्जाम्पल हम देखते हैं 3d और 4p का। एग्जाम्पल नंबर 3 3d और 4p का एग्जाम्पल देखिए, n की वैल्यू कितनी है यहां से, n की वैल्यू यहां से बच्चों 3, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, इसी तरह से 4 और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। मैंने बता रखा है p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, इंक्लूड करो 3 और 2 5, 3 और 2 4 और 1 5, ये तो समान आ गया मैडम। अब मैंने आपसे कहा था जिसके लिए n की वैल्यू कम हो, तो अब आप देखिए यहां से 3d और 4p में से 3d में n की वैल्यू कम है, तो यहां से आंसर क्या आ गया अपना 3d और 4p में से किसकी ज्यादा होगी n प्लस l, 4p का ज्यादा होगा 3d का कम होगा। जब ये वैल्यू समान आ जाए तो n का वैल्यू देखिए कहां कम है, जहां कम होगा वहीं पर अपने पास ऊर्जा भी क्या आएगी कम आएगी। ठीक, चलिए अब हम आपको इसी के आधार पे क्रम बनाना सिखा देते हैं, कक्षकों की ऊर्जा का क्रम बना के देख लीजिए एक बार कैसे बनता है। यहां से हम हेडिंग डाल देते हैं, आप भी डाल दीजिए, ऐसे लिखेंगे n प्लस l नियम के आधार पर कक्षकों की ऊर्जा का क्रम, कक्षकों की ऊर्जा का क्रम। ठीक है बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स n प्लस l के नियम के आधार पर कक्षकों की ऊर्जा का क्रम हम कैसे लिखेंगे। आपके सामने एक छोटा सा चित्र यहाँ दिख रहा है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ गोले बनाए हैं, ये मैंने क्यों बनाया अभी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन है बच्चों ये देखिए आप 1 2 देखिए यहाँ से 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त होते हैं, बिल्कुल ये बच्चों उन्हीं की लाइनें हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमने यहाँ पे इसलिए बनाए हैं। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, यहाँ पे हम बात जो करेंगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा 1s, फिर क्या लिखेंगे 2s, बनाना सीख लीजिए मैडम कैसे बना रही है, 3s 4s 5s 6s 7s। पहले अपन जो बाकी लाइनें हैं उसको हाइड कर लीजिए, मतलब यूं मान लीजिए अभी अपन ने क्या करा है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है इसको अलग हटा दो। ठीक है, मैडम ने उसको दूसरे वाले पोर्शन को तो ध्यान ही मत दो, मैडम ने क्या कहा है केवल हमें एक लाइन में किसको बनाना है, इन 7 को आप बना लीजिए, किन 7 को, इन 7 को आपने बना लिया। ठीक, अब बात करते हैं अगले की, अगला कैसे करा हमने, यहाँ से ये देखिए ये अपन ने दूसरा ले लिया। अभी आप क्या देखिए इसके अंदर, अब अपन लिखेंगे इसके अंदर 2p, 2p कैसे लिखेंगे अगले से स्टार्ट कीजिए, देखो 2p फिर 3p फिर 4p फिर 5p फिर 6p और फिर लास्ट में क्या आएगी 7p। इसी तरह से नेक्स्ट में अब मैं फिर से आपको देखो हटा के दिखा रही हूँ, क्या करा है, कुछ भी नहीं करा है हमने, ये देखिए ये वाली इस लाइन को बनाया, आसानी से बना सकते हैं हम यहाँ पे। चलिए वापस से इसको वहीं पहुंचा देते हैं अपन ने, ये देखिए अपना आ गया। अब अपना कौन सा आएगा बच्चों 3d आएगा। चलिए 3d से बात करते हैं अपन यहाँ पे बनाने की, 3d 4d 5d 6d 7d। फिर अपन f की बात कर लेते हैं, 4f 5f 6f और ये
7F। ठीक है, अब यहाँ से कौन सी कक्षक पहले भरी जाएगी और कौन सी बाद में, इसका एक सीधा तरीका है वो देख लीजिए बच्चों। यहाँ से हम किस तरह से इसको क्रॉस अप करेंगे, किस तरह से इसको हम समझाएंगे, ये देखिएगा बच्चों। हमें काटना है इसके अंदर तिरछा, जैसे जैसे मैडम करती जाए वैसे वैसे आप भी करते जाइएगा। पहले हम इसको हटा देते हैं ताकि आसानी से अपना काम हो जाए। ये देखिएगा, हमने यहाँ से क्रॉस किया, इसको टेढ़ा काट रही हूँ, टेढ़ा तो काटना आता है। देखो जैसे जैसे मैडम कट करती जा रही वैसे वैसे आप करते जाओ। इसका मतलब ये हो गया, पहले कौन सी आई हमारे पास 1S, उसके बाद कौन सी आई 2S, इसके बाद कौन सी आएगी बच्चों, ये देखो मैंने काटा इसको, तो पहले किसको काटा मैंने 2P को, और फिर किसको काटा मैंने 3S को, फिर उसके बाद फिर मैंने क्रॉस किया। तो यहां से देखिएगा आप, यहां से एक सेकेंड बच्चों, हम यहां से इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहां से इसको काटा, देखिए बच्चों यहां से इसको हमने क्रॉस किया, तो पहले कौन सी आई 3P, और फिर कौन सी आई बच्चों 4S, फिर आपने क्रॉस किया, कौन सी आई 3D, फिर कौन सी आई 4P, फिर कौन सी आई 5S। ठीक है, फिर क्या है अपने पास, यहां से 4D आई, फिर 5P और फिर 6S। उसके बाद फिर आपने एक सेकेंड वापस मैं कर देती हूँ, यहां से अपने ये वाली कटेगी, देखो ये वाली कटी, कौन सी कटी, यहां से 6S तो हो गया। इसके बाद अपनी आई 4F, ध्यान रखिएगा बच्चों, फिर अपनी कौन सी आई 5D, फिर कौन सी आई 6P, फिर कौन सी आई 7S। ठीक है, यहां से ये हटा देते हैं, यहां से एक सेकेंड, ये लाइन ही हट गई आपकी, मैं वापस खींच देती हूँ, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं अपन, कौन सी खींची यहां से 5F, 6D, 7P, फिर खींची आपने 6F, फिर 7S, और लास्ट में कौन सी आई 7F। अब आप n+ का रूल कहीं भी चेक करना चाहें कि n+L का रूल बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो हम आपको चेक करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहीं से एक उठाया 6D और 7P, क्या n+L का रूल फॉलो कर रहा है 6D और 7P। देखिए यहाँ से 6 तो हो गई अपनी कौन सी n का वैल्यू, L की वैल्यू D के लिए 2 हो गया, 7P में कौन सा हो गया 7 तो ये हो गया, और P कौन सा हो गया 1 हो गया। तो 6 और 2 8, 7 और 1 8, लेकिन 6D की कम होनी चाहिए क्योंकि इसकी n की वैल्यू कम है, बिल्कुल 6D की कम है। और देख लीजिए कहीं से भी उठा के, मान लीजिए हम यहाँ देखें 4F और 5D, 4F और 5D, सॉरी 5D, ठीक है ना। तो 4 का मतलब क्या हो गया 4 का 4, F की कितनी होती है 3, 5 का 5 और D के लिए कितना होता है 2, तो 4 और 3 7, 5 और 2 7, 4F की कमानी चाहिए क्योंकि 4 के लिए n की वैल्यू कम है, 4 के लिए कमा रही है। अर्थात आप कहीं पर भी इसको चेक करके देख लीजिए, इस पूरे वाले के अंदर यहाँ पे आपको वैल्यू जो होगी वो बिल्कुल n+L के अकॉर्डिंग सेट मिलेगी। तो ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना रखा है, उसमें समझा दिया है और ये इसमें भी समझा दिया है। तो ये जो सारा बताया बच्चों, मैंने बताया ऊर्जा का क्रम। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन भरा कैसे जाता है, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बता देती हूँ बच्चे। एक चीज मैं ध्यान बता दूं, मैंने एक 4 वीडियो और बना रखे हैं इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, तो मैं चाहूंगी कि आप वो भी इसको देख लें। तो एंड स्क्रीन पे, मतलब जब वीडियो खत्म होगा तो आपको छोटे छोटे वीडियोस दिखाई देंगे, आप वहां उनको क्लिक करके जरूर खोलिएगा कि मैडम क्या बताना चाह रही हैं। ठीक है, चलिए बाद में यहाँ पे देख लेते हैं सोडियम वगैरह। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरे जाते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ से हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा ये देख लीजिए। चलो इस क्रम को मैं नीचे कॉपी कर लेते हैं इसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ से ये वाला क्रम में यही लिख लेती हूँ, ठीक है। ये लो आप क्रम में नहीं, हाँ लिख दिया ये वाला आगे अपने पास। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों, सबसे पहले जाएगा अपना 1s में। तो ये 1s दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या लिख दिया 1s। इलेक्ट्रॉन कितना है 1। एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं, p में अधिकतम 6 जा सकते हैं, d में अधिकतम 10 जा सकती हैं और f में अधिकतम 14 जा सकते हैं। अगर इतनी लिमिट पूरी हो चुकी है तो फिर आप अगली कक्षक में चले जाइए। तो इसके लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो 1s कितना जाएगा 2। इसके बाद क्या आता है, लिथियम का कितना होता है 3, तो 1s 2 आ जाएगा। आगे कौन सी कक्षक है 2s, क्योंकि s में कितने भरे जाते हैं 2, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम 1s3 कर दें, नहीं 1s3 नहीं होगा, 1s2 2s 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम।
नेक्स्ट कौन सा आएगा, बेरिलियम। बेरिलियम 4 होता है तो 1s2 2s2, ठीक है ना। अब इसके बाद बेरिलियम के बाद क्या आएगा, बोरोन। बोरोन का कितना होता है, 5 होता है। तो आगे देखिए 1s फिर 2s और फिर क्या है 2p। तो 1s में 2 चले गए, 2s में 2, क्या पूरे हो गए, नहीं मैडम 4 ही हुए, एक की तो जगह बच रही है। तो अगला किस में चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई, 2p 1। बोरोन के बाद कितना है अपना कार्बन। कार्बन में कितना आएगा 6, तो 1s2 2s2, क्योंकि s में 2 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं बच्चों। तो फिर इसके बाद क्या ऐसा आएगा, 2p का आएगा, ठीक है। तो 2p में भी कितने जा सकते हैं, 2, क्योंकि 2 की जगह है 6 है, तो 2 और 2 4 और 6 हो गया। इसी तरह से आप पढ़ते जाएंगे। तो अब आपके पास काम क्या है, जिन बच्चों ने कर रखा है उनका तो ठीक है, जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए काम क्या है, आप आगे का मतलब नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, फिर 9 पे फ्लोरीन। तो ये अब आपका होमवर्क हो गया, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियॉन, और ये आप करेंगे। अब आप लगातार इसको करते जाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरह से। चलो मैं आपको यहाँ से सोडियम बता देती हूँ। सोडियम होता है 11, तो 1s2 2s2, 2 और 2 4। फिर 2p में कितने भेज सकते हैं, अभी तो 11 है, अभी 4 जा चुके हैं, इसका मतलब पूरे की पूरे 6 जा सकते हैं। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। और हम यहाँ 2p में 7 तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं p की अधिकतम कितना है, 6 ही है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 3s1। क्यों आ जाएगा 3s, ये देखिए आप 2p के बाद किस में जाता है, 3s में जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए 1s 2s फिर 2p फिर क्या आता है, 3s आता है, ठीक है ना। चलिए अब इनको मैं भरना सिखा देती हूँ, ये कैसे भरे जाते हैं। ये 1s है, 1s को हमने इस तरह से बॉक्स बना दिया, क्योंकि इसकी एक ही कक्षक होती है। 2s की भी क्या होती है, एक ही कक्षक होती है। p में कितनी होती है बच्चों, p में होती है 3, तो ये मैंने 3 बना दी। s में कितनी होती है 1, तो 1s कितना है 2, तो 1 2। 2s में कितने हैं 2 1 2। 2p कितना है 6, लेकिन p की कितनी होती है 3, तो कैसे भरेंगे 1 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 1। 3s में क्या आ गया 1। देखो इनमें से किसी का भरना है आपको। देखो अगर आपको भरना है इसका, तो 1s2 2s2 कैसे भरेंगे, ये देखो 1s2 ये 2s2। अगर आपको इसका भरना है 1s2 2s2 2p1 का, तो आप कैसे भर लेंगे वो देख लीजिए यहाँ से। ये तो 1s की हो गई, फिर 2s की हो गई, फिर कहता है 2p1। तो ऐसा नहीं इतना सा बना दोगे, नहीं, क्योंकि 2p में 3 कक्षक होती हैं, इसीलिए आपको 2p की 3 कक्षकें इस तरह से बनानी होंगी। तो ये तो हो गया 1s2, ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p1। समझ में आ गया ये किस तरह से हमने भरा। तो ये वाला वर्क जो है वो आपको करना होगा, हम आई बटन में इसमें लास्ट में दे देंगे, वो भी आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। तो हमने आपको यहाँ से ये सिखा दिया है, ठीक। कैल्शियम और भरना सिखा देती हूँ आपको। ये वैल्यू कहाँ तक कंप्लीट करनी है, आपको 12 13 मतलब 12 मैग्नीशियम 13 एल्यूमिनियम, आपको ये अप टू 20 तक भरना है। कहाँ तक भरना है, 20 तक भरना है कैल्शियम तक, ठीक। कैल्शियम चलो मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। 1s2 देखो ये वाला जो रूल है ना अपना वाला, ये वाला जो अभी अभी मैंने आपको सिखा रखा है यहाँ से, ये वाला, ठीक है ना, इसमें से उठाना है। ये देखिए पूरी लाइन कॉपी कर दूंगी मैं यहाँ से, 1s फिर 2s फिर 2p, आप मैच करते जाइएगा यहाँ से। देख मैडम यही लिख रही नहीं लिख रही है, 3s 3p, देखना कौन कौन से आएंगे, 20 है, तो बेहिचक पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। p में 6 जा सकते हैं, s में 2, p में 6। एक बार गिनना कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10, 12 12 और 6 18, कितने कह रहा है 20। इसका मतलब अब तो 2 बच रहे हैं, 2 किस में जाएंगे वो 4s2, ठीक है ना। अब इसके बाद का जो काम है बच्चों, ये तो हमने सिखा दिया आपको। इसके जो बाद का काम है कि हमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। अब आपको 20 तक का कैल्शियम का यहाँ तक का अपना पूरा कर लेना है, ठीक। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इसके बाद आपको एक वीडियो और दी जाएगी जिसका टाइटल होगा डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। वो डी कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो ये आपका वीडियो होगा जो आपको पता चल जाएगा। शायद इसके 2 भाग हैं, एक अक्रिय गैस विन्यास कैसे लिखते हैं उसका भी भाग है, तो बच्चों वो आपको इसके अंदर देख लेने हैं। ये वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले देख लिए हो। अगर कुछ बच्चों ने पहले देख लिए हैं तो दोबारा नोट मत करना, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही काफी है। अब अपने पास हो क्या गया और अपन नेक्स्ट में अपन कहां से आएंगे, इसके बाद अपना डी कक्षक का पढ़ लेना, बता देंगे। इसके बाद प्लेलिस्ट में क्रम से भी लगा देंगे कि किसके बाद कौन सा पढ़ना है। अपना जो रह जाता है वो रह जाता है अर्धपूरित व पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। ठीक है, तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ा देंगे बच्चों हम यहाँ से। उसके बाद अपना नेक्स्ट वीडियो जाएंगे, उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई लूज नहीं करनी है, ठीक है आपको। चलिए धन्यवाद बच्चों। मैं एक चीज तो कहना ही भूल गया आपको, आप इसको शेयर जरूर करिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, स्टेटस पे लगा दीजिए, फेसबुक पे वहां लगा दीजिए। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जहां जहां आपको लगता है कि हाँ मैडम की वीडियोस जानी चाहिए तो तुरंत जल्दी जल्दी इनको शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आपको लगता है आप इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।